वेलकम बेटा, पार्ट नंबर 6 एंड द चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्लास 10th हिस्ट्री। चलिए बेटा, यहाँ से हम कुछ रेवोल्यूशंस को पढ़ेंगे जिसमें हम बात करते हैं दो बड़ी रेवोल्यूशन के बारे में। एक तो फ्रांस और दूसरा हम बात करें बेटा तो जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उन दो को बड़ा एग्जाम्पल में यहाँ समझाया। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज कंजर्वेटिव, जो हमने पीछे पढ़ा था 1815 के बाद बेटा कंजर्वेटिव रिजाइम स्टार्ट हुए थे, राइट। एज कंजर्वेटिव रिजाइम ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर, लिबरल्स एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजली एसोसिएटेड विद द रिवोल्यूशन इन मैनी रीजन ऑफ यूरोप। तो एक तरफ तो बेटा कंजर्वेटिज्म रिजाइम सेटअप हो गए थे, मैंने बताया 50 ईयर्स के आसपास चले ये, और 30s में आते 1815 एस्टैब्लिश हुए और 30 और 48 के बीच में कई रिवोल्यूशन हुए और इन्होंने बेटा कहीं ना कहीं एसोसिएट हुए लिबरल्स और नेशनलिस्ट, उन्होंने एक छोटे मोटे रिवोल्ट शुरू किए। देखिए, सच एज इटली एंड जर्मन स्टेट एंड प्रोविंस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड, ये कुछ मेन कंट्रीज है, रीजन है जहां पे ऐसे रिवोल्ट ज्यादा हुए बेटा, ठीक है। सो दीज रिवोल्यूशन वर लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट। इनको किसने लीड किया? लिबरल नेशनलिस्ट ने। तो लिबरल और जो नेशनलिज्म के फेवर करते उन्होंने इसको लीड किया। बिलोंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास, ये सारे एजुकेटेड मिडिल क्लास से ग्रुप थे बेटा। एलिट होता है अपर क्लास, जो रिच क्लास है उसको एलिट बोलते हैं बेटा। अमंग whom द प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क, मेंबर एंड कमर्शियल मिडिल क्लास। तो ये लगभग इस तरह के लोगों का एक ग्रुप था, हम कह सकते हैं मिडिल क्लास, जो लास्ट 15-20 ईयर्स में एक अलग से कैटेगरी निकल के आई थी सोसाइटी में। चलिए, द फर्स्ट अपवेल, सबसे पहली जो अपवेल स्टार्टिंग हुई थी वो फ्रांस से हुई थी बेटा। जुलाई 1830 द बॉर्बन किंग who had been restored to power during the conservative reaction after 1815। तो नेपोलियन के बाद बेटा इसको बैठाया गया था, तो उसी बॉर्बन किंग के अगेंस्ट बेटा रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। वेर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवोल्यूशनरीज एंड हु इंस्टॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसको हटाकर बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप की विद लुइस फिलिप, और यहाँ नया राजा बैठा दिया लुइस फिलिप। अब ये राजा दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर था। फ्रांस में अपने रेवोल्यूशन बढ़ा था, वहां भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रही कुछ दिन बेटा, ठीक है। तो वही यहाँ दोबारा से सेटअप हुआ। When France sneeze, और यहां पे एक लाइन है फेमस है बेटा, When France sneeze, Metternich once remarked, the rest of Europe catch cold। तो यहां फिर से मेटरनिक ने एक लाइन की फ्रांस के लिए कि फ्रांस में जुकाम होता है, पूरे यूरोप को सर्दी लगती है। तो इसका कहने का मतलब ये था, अगर यहां कोई बदलाव आता है वो बदलाव पूरे यूरोप में कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, और वो यहां से फिर शुरू हुआ 1830s के आसपास से। देखिए, द जुलाई रिवोल्यूशन स्पार्कल एज अपराइजिंग ब्रसल which led to Belgium breaking away from United Kingdom of the Netherlands। तो यही बेटा रिवोल्यूशन धीरे धीरे बेटा स्पार्क की तरफ फैलती गई और डिफरेंट एरियाज में इस तरह के छोटे छोटे रिवोल्यूशन स्टार्ट हुए। यहाँ जैसे पहला ब्रसल का दिया है, will let the Belgium breaking away from United Kingdom of the Netherlands। नीदरलैंड से अलग हो गया, अलग कंट्री के रूप में आज भी अलग है बेटा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite अक्रॉस यूरोप वाज अ ग्रीक वॉर इंडिपेंडेंस। और दूसरी बेटा जो देखिए, एक तो फ्रांस ने सब लोगों को मोटिवेट किया, इसके बाद हम कहते हैं ग्रीक वॉर इंडिपेंडेंस, इसने भी बेटा इस एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, राइट, इसको नेशनलिज्म फीलिंग से भर दिया। क्या था इसमें देखिए, ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। देखिए, ग्रीस बीच में लंबे टाइम तक बेटा ऑटोमन एम्पायर का पार्ट रहा, उसके अंडर रहा, और हम कहते हैं ग्रीक सबसे बड़ा ओल्डर सिविलाइजेशन है यूरोप की, और इसको यूरोप का पालना भी बोलते हैं। आगे वर्ड आएगा देखिए यहाँ, कार्डल ऑफ ग्रीक, कार्डल ऑफ यूरोपियन, तो इसको यूरोप का पालना कहा जाता है। यहीं से सभ्यता स्टार्ट हुई थी यूरोप में। चलिए आते हैं वापस। ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी से बेटा ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। इससे पहले एक अलग से कंट्री था, अलग से सिविलाइज, एक काफी बड़ा एम्पायर था, बट एम्पायर ऑटोमन एम्पायर के अंदर मर्ज हो गया था, इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया था। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्कर ऑफ ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक्स। तो हम बात करते हैं, यहाँ भी रिवोल्यूशन नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई बेटा यूरोप की तरह ही, और यहाँ पे इंडिपेंडेंस के लिए बेटा ग्रीक से स्ट्रगल करना शुरू किया। बिगिन इन 1821, तो यहाँ 1821 इस डेट को नोट करना बेटा, यहाँ से इन्होंने थोड़ा स्ट्रगल शुरू किया। और आगे देखिए, नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम ग्रीक लिविंग इन एग्जाइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियन हु हैड सिंपैथाइज ऑफ एंशिएंट ग्रीक कल्चर। अब इनको दो लोगों का साथ था। पहला तो हम बात करते हैं जो एग्जाइल, जो ग्रीक से भगा दिए गए थे, ऑटोमन एम्पायर ने जब कब्जा किया तो बड़ी स्केल पे बेटा लोगों को यहाँ से भगा दिया, जो भी इनका अपोज करते थे ऑटोमन का, राइट, टर्की का, उनको बेटा एग्जाइल करते। तो एक तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया रेवोल्यूशन में, और दूसरा हम बात करते हैं वेस्ट यूरोप, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, यहाँ के बड़े बड़े लीडर फिलोसफर्स, उन्होंने भी बेटा अपनी सिंपैथी रखी एंशिएंट ग्रीक कल्चर, क्योंकि ग्रीक कल्चर से ही पूरा यूरोप डेवलप हुआ था, ठीक है। तो इस कल्चर का लोग बड़ा सम्मान करते पूरे यूरोप में, उनका भी बड़ा सपोर्ट मिला। पोएट एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज अ कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन।
तो जितने पोएट आर्टिस्ट हैं उन सबने बेटा ग्रीक को कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा है, ठीक है, इसका पालना बोलते हैं सिविलाइजेशन का, सभ्यता का। एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इस स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर, और पूरे यूरोप में बेटा मोबिलाइज किया गया, सबको ये बताएगा कि हमें ग्रीक की हेल्प करनी इसको इंडिपेंडेंट दिलाने के लिए, ठीक है। और किससे? अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। ओटोमन एम्पायर जो टर्की है बेटा मुस्लिम एम्पायर था, काफी क्रूर एम्पायर था, तो उससे इसको आजाद कराने के लिए उन्होंने पूरे यूरोप को एक साथ जोड़ना शुरू किया। किसने? पोएट आर्टिस्ट वगैरह ने। द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बैरन, यहाँ एग्जाम्पल दिया, नोट कर लेना बेटे से। द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बैरन ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर। देखो पहले इसने फंड का जुगाड़ किया, पैसे जुगाड़े, इसके लिए पैसे इकट्ठे किए, कलेक्ट किए ग्रीस रिवोल्ट के लिए, और बाद में खुद इस वॉर में चला भी गया, राइट। वेरी डाइड ऑफ फीवर, और जहां पे एक फीवर से 1824 उसकी डेथ भी होगी 1824 में। फाइनल द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, प्लीज बेटा इसको नोट करना। कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ द 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज इंडिपेंडेंट नेशन। लास्ट में ओटोमन टर्की से बेटा इनकी ट्रीटी हुई, ओके। और ये जगह का नाम है और इसका एक हिंदी नेम है जो आपको राइट साइड में दिख रहा है, यहाँ लिखा है कस्तूनतुनिया, ओके, कस्तूनिया भी बोलते हैं, और इसका इंग्लिश नेम है। तो ये ट्रीटी हुई, उसके बाद बेटा हम कहते हैं ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में दोबारा आ गया, ठीक है। तो 15वीं सेंचुरी से लेके 1824 तक इसने बेटा ओटोमन टर्की के अंडर था, और फिर बड़ा रिवोल्ट हुआ, और 1832 में ट्रीटी के साथ ये दोबारा से एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया, ठीक है। तो प्लीज इस ट्रीटी और इस ईयर को याद रखना 1832, और ऊपर 1821 याद रखना जहां इन्होंने रिवोल्यूशन बिगिन की थी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं बेटा आगे। एक नेशनल फीलिंग दी है बेटा, रोमांटिक इमेजिनेशन, इसको रोमांटिक नेशनलिज्म भी कहा गया, ठीक है। चलिए ये क्या था बेटा, देखिए। The development of nationalism did not come about only through the war and territorial expansion. तो नेशनल सिर्फ वॉर से टेरिटरी एक्सपेंशन नहीं आता है। कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। तो कल्चर भी काफी रोल प्ले करता है अपना नेशन आइडिया डेवलप करने के लिए। इसी के पीछे बात है आर्ट, पोएट्री, स्टोरी, म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस द शेप नेशनल फीलिंग। इसी को रोमांटिक इमेजिनेशन कहा गया है बेटा, ठीक है, जिसको रोमांटिक नेशनलिज्म भी कहा गया है। तो स्टोरी, म्यूजिक हेल्प सो एक्सप्रेस एंड शेप नेशनल फीलिंग। लोग इनसे जुड़ते हैं। इंडिया की बात करें बेटा, वंदे मातरम में हमारे स्लोगन्स हैं, नारे हैं, सॉन्ग्स हैं, इन्होंने भी बेटा नेशनल फीलिंग को काफी हम कह सकते हैं वाइडली लोगों तक पहुंचाया और इसको एक्सप्रेस करने का मीडियम बने। चलिए तो यहां इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। लेट अस लुक द रोमांटिकिज्म, ए कल्चर मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट। एक प्रकार से अलग से राष्ट्रवादी बड़ा सेंटिमेंट डेवलप करने में इसने बड़ा रोल प्ले किया। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन इन साइंस। हम कहते हैं रोमांटिक जो आर्टिस्ट और पोएट थे बेटा, उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया अधिकतर रीजन और साइंस को, जो एक अच्छी बात थी, उसको कई बार उन्होंने क्रिटिसाइज किया। आगे देखिए नेक्स्ट पेज। एट फोकस इंस्टेड ऑफ इमोशंस, इंस्टीट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग। और उन्होंने किस पे फोकस किया? इमोशंस पे, इंट्यूशंस पे और मिस्टिकल फीलिंग पे, ठीक है। दिस एफर्ट वॉज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, ए कॉमन कल्चर पास एज द बेसिस ऑफ नेशन। तो यहां उन्होंने नेशन का बेस किसको रखा कि सब में क्या हो, क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, सब में कलेक्टिव हेरिटेज हो, सबका हेरिटेज एक जैसा होना चाहिए, कॉमन कल्चर पास हो सकेगा, तभी वो एक बड़ा नेशन के रूप में फॉर्म हो सकता है। यहां ऊपर आपको बेटा एक पेंटिंग मिलेगी और इस पेंटर का नाम कई बार पूछा जाता है, द फ्रेंच पेंटर डेलाक्रॉक्स, ओके। इसने पेंटिंग बनाई थी दमास्कस एट चाओस, ओके। बेटा ये जो हमने पीछे भी चैप्टर पढ़ा था ग्रीस की इंडिपेंडेंस, उस टाइम बेटा एक छोटा सा आइलैंड है, उस पर बेटा बड़ी स्केल पे ग्रीक पीपल की मास किलिंग की गई थी ऑटोमन टर्की की तरफ से, ठीक है। तो उसके लिए बेटा इन्होंने काफी बड़ी पेंटिंग बनाई है, 4.19 मीटर 3.54 मीटर, काफी बड़ी वाइड पेंटिंग है, जहां पर 20,000 ग्रीक्स मारे गए थे बाय तुर्क्स। तुर्क्स मीन्स वही सेंट्रल एशिया के जो टर्की है उनको तुर्क कहा गया। और यहाँ पे आइलैंड का नाम है चाओस, CHIOS, ठीक है। इसको प्लीज लर्न करना। ऊपर ये पेंटिंग दी है जिसमें आपको घोड़े पे तुर्क्स दिखेंगे, ओके, और यहाँ आपको वहां के ग्रीक के कॉमन पीपल दिखेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट पेरा देखते हैं। अदर रोमांटिक सच एज जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्रेड। एक और एक नाम दिया बेटा जो जॉन गॉटफ्रेड हर्डर क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर was to be discovered among the common people, das walk। कॉमन पीपल के नाम यूज किया, ये भी बेटा कई बार एंट्रीज में पूछा गया, इसको नोट करना, ओके। और पेंटर्स का उसके फिलोसफर का नाम लिखना। जॉन गॉटफ्रेड ने ये कहा था कि जो कॉमन पीपल है हमें उसमें जर्मन कल्चर को डिस्कवर करना होगा हर एक आदमी में,
तभी हम कहीं ना कहीं लोगों में इस तरह का नेशनल फीलिंग ला पाएंगे। इट वॉज थ्रू द फोक सॉन्ग। और ये कैसे होगा कॉमन पीपल में? जर्मन कल्चर आपको अगर संजोना है, डिस्कवर करना है, तो फोक सॉन्ग से उनको जोड़ सकते हैं। फोक पोएट्री है, फोक डांस है, यानी फोक मीन्स वहां के लोकल, वहां के देश से रिलेटेड। एंड द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वॉक जिग। यहाँ देखिए नेशन के लिए वर्ड यूज किया है वॉक जिग, और कॉमन पीपल के लिए यूज किया डास वॉक। ये जर्मन नेम है दोनों बेटा, इनको प्लीज दोनों टर्म्स को अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये मैच द कॉलम में या डायरेक्टली आ जाती है। So nation was popularized, and so collecting and recording these forms of folk culture was essential to project of nation building. अब इसने सीधा सा कहा कि अगर हमें नेशन बिल्डिंग करनी है, देश को इकट्ठा करना, बड़ा नेशन बनाना है, तो इस तरह की फोक टेल्स, फोक कल्चर को हमें कहीं ना कहीं रिस्टोर करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा, दोबारा लोगों तक उसको पहुंचाना होगा, ठीक है। ये जॉन गॉटफ्राइड के आइडियाज थे बेटा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आइए बेटा। Yes, the emphasis on vernacular language and the collection of local folk. Vernacular language ये आपका उसमें एक और चैप्टर में आया था बेटा। तो लोकल लैंग्वेज, उसको हम vernacular language बोलते हैं वेस्ट में, ठीक है। तो collecting of local folklores and was not just a recover as ancient nation spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audience who were most illiterate. तो इसके देखिए दो बेनिफिट है। एक तो पुराने लोकल फोकलोर्स बेटा कलेक्ट हो जाएंगे, जिससे नेशनल स्पिरिट, देश की जो हम कहते हैं ना अंतरात्मा, उसको जोड़ने में हेल्प मिलती है। और दूसरा एक और फायदा बताया कि मॉडर्न नेशनलिस्ट जो अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक, उसको पहुंचाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये फोक टेल्स और फोकलॉर्स है, क्योंकि अब भी बेटा बड़ी स्केल पे लोग वहां इलिटरेट थे, तो उन तक पहुंचाने के लिए ये सबसे अच्छा माध्यम थे, ठीक है। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड विच हैड बीन, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है बेटा इसी तरह से इलिटरेट पीपल तक नेशनलिस्ट फीलिंग पहुंचाने का। देखिए पोलैंड का एग्जाम्पल दिया है, हैड बीन पैटर्नाइज्ड एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर रशिया। तो लंबे टाइम रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रेलिया ने इससे कब्जा रखा था पोलैंड पे। एंड इवन थ्रू पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज ए इंडिपेंडेंट टेरिटरी। तो लंबे टाइम तक पोलैंड अपने आप में एक टेरिटरी नहीं रहा बेटा, कभी ना कभी किसी ने इस पर कंट्रोल रखा। नेशनल फीलिंग वर कैप्ट लाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। फिर भी हम बात करते हैं लंबे टाइम इन कंट्री ने इस पर रूल किया, फिर भी इन्होंने नेशनल फीलिंग अपनी किसमें, म्यूजिक और लैंग्वेज में बनाए रखी। कैरोल कोरपिंस्की, इसको प्लीज नोट करना, ये रशियन नेम है, ओके। कैरोल कोरपिंस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल थ्रू इट्स ओपेरा। अब इसे नेशनल स्ट्रगल, अपने जो देशभक्ति के सॉन्ग वगैरह है या देशभक्ति की जो फीलिंग है उसको बनाए रखने के बेटा ओपेरा एंड म्यूजिक का सहारा लिया। ओपेरा आपने सुना होगा बेटा, लाउड वॉइस में एक सॉन्ग गाना गाया जाता है जिसको कई लोग थिएटर जैसे बड़े हॉल में बैठकर सुनते हैं। तो ओपेरा एंड म्यूजिक टर्निंग फोक डांस लाइक द पोलनिश, यहाँ फोक डांस का भी जिक्र आया, पोलनिश उसको भी जिंदा रखा इन्होंने, मजूरका इनटू नेशनल सिंबल। तो जो नेशनल सिंबल थे ओपेरा है, पोलनिश और मजूरका, ये उनके फोक डांस है, इनको उन्होंने लंबे टाइम से बनाए रखा, जिससे इस देश की नेशनल फीलिंग जिंदा रही, चाहे ये कितने एम्पायर्स के होल्ड में रहा हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देन लैंग्वेज टू प्लेड। अब यह लैंग्वेज की बात आ रही, देखिए एक एक चीज आ रही, पहले पोएम्स की बात आई, फिर हम कहते हैं फोक टेल्स, फोकलॉर्स की बात है, इसका एग्जांपल दिया, अब लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट। नेशनल सेंटिमेंट डेवलप करने में लैंग्वेज का बड़ा रोल है। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वर फोर्स आउट ऑफ स्कूल। तो पोलिश लैंग्वेज को बेटा स्कूल से बाहर कर दिया गया कि रशियन लैंग्वेज पढ़ाएंगे, यहाँ का कल्चर बदलेगा, लोग बदल जाएंगे, राइट। एंड द रशियन लैंग्वेज वर इम्पोज एवरीवेयर। इन 1831 एन आर्म्ड रेवोल्यूशन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच was ultimately crushed। तो यहाँ आर्म रेवोल्यूशन हुआ, हथियारों के बल पर हुआ, उसको क्रश कर दिया गया। फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर ऑफ क्लर्गी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज ए वेपन ऑफ नेशनलिज्म। तो यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे, क्लर्गी बोलते थे, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को एक वेपन के रूप में यूज किया अपोज करने के लिए। क्या क्या देखिए, पुलिस वॉज यूज द चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस यूनियन, यानी चर्च में गैदरिंग, अब वहां पोलिश लैंग्वेज यूज की, रशियन लैंग्वेज को यूज नहीं किया गया। रिलीजियस जितने भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होती सारी पॉलिश लैंग्वेज में देने लगे, इस तरह से उन्होंने बड़ा इसका अपोज किया। एज ए लार्ज नंबर ऑफ प्राइस एंड बिशप्स वर पुट इन जेल। और बड़ी स्केल पे रशियन ने इसको सप्रेस करने के लिए इनको जेल में भी डाला, बिशप वगैरह को बेटा। एंड सेंट टू सर्बिया, और कई को सर्बिया दूर भेज दिया रशिया में। अथॉरिटी टू पनिशमेंट ऑफ द रेफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन, क्योंकि रशियन लैंग्वेज में प्रीच प्रार्थना वगैरह शुरू नहीं की, इनको बेटा बहुत दूर दूर पनिशमेंट के लिए साइबेरिया भेज दिया गया। द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। और बाद में पॉलिश लैंग्वेज यूज करना, बोलना, इसको एक सिंबल मान लिया गया स्ट्रगल का, ठीक है। यहां बेटा ये आपका टॉपिक और होता है। नेक्स्ट टॉपिक 7 हम करेंगे हंगर, हार्डशिप, पॉपुलर रिवोल्ट, ठीक है। थैंक यू बेटा।